कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगा अंतरात्मा में कि मैं अगर इस जगह पे कंटिन्यू करता हूँ तो मैं भी उस पाप का भागीदार बनूंगा। तो बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे के 22 महीना पहले ही चल दिया। क्या नगर निगम प्रशासन इतना निकम्मा है कि 53 दिन में को टेंडर नहीं करा सकता है जो 6 महीने का विस्तार देना है? करोड़ों रुपया मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों से पैसा वसूला गया। तो ये 31,500 रुपया एक बोर्ड में अगर ज़्यादा लगा तो क्या महापौर महोदय या नगर आयुक्त महोदय को दर्द नहीं होना चाहिए? पैसा तो जनता के टैक्स का पैसा है ना। अगर मैंने इस मुद्दे को उठाया तो वह कि महापौर महोदया ने भी कहा था हम इसकी जांच करवाते हैं। क्या जांच हुई? 2 साल में कुछ पता नहीं। 1 महीने में हाजिरी घोटाला 10,46,000 रुपया ऑडिट के द्वारा पकड़ा गया। उस ऑडिट के द्वारा पकड़ने के हाजिरी घोटाला कैसे होता है? जैसे मैडम होता क्या है निशा जी कि हम लोग जो भी समिति ये जो कर्मियों को भी जो लेते हैं ड्यूटी तो 26 दिन का, तो 26 दिन हाजिरी बनेगी तो 26 दिन का भुगतान होगा। और अगर 20 दिन ड्यूटी करेगा तब तो 20 ही दिन का भुगतान देगा। इन लोगों ने एक टैब में मैनेजमेंट करके जैसे स्टाफ खटा 12 दिन तो उसको तो ये भुगतान करेंगे 12 दिन का, और निगम में ये एक सेटिंग करके 12 को 26 करवा लिए। चेयर कभी बेईमान नहीं होती है, व्यक्ति बेईमान होता है, व्यक्ति करप्टेड होता है। चेयर पे इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बैठ जाएगा। वैसे ही नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। और अभी आपके सामने हम जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनको आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो अक्सर जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं। जनता की समस्याओं को जो है वो अपने माध्यम से जो है वो हमेशा उजागर करते रहते हैं। लेकिन अभी वो सबसे ज़्यादा चर्चा है इस बात को लेकर कि जिस पद को पाने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, और वो भी उस वार्ड को जिस वार्ड को जाना जाता है शहर का सबसे रईस मोहल्ला, सबसे रईस वार्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो वहीं से आता है। मैं बात कर रही हूँ वार्ड संख्या 20 की और उसके वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल जी की। संजय केजरीवाल जी, काफ़ी दिनों से आपका इंटरव्यू लेना चाह रही थी, लेकिन जानते हैं कि आप व्यस्त थे और आज जाके आपका समय हमको मिला, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते निशा जी, और फर्स्ट लुक बिहार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। और मैं खुश नसीब हूँ कि आज आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बहुत आभार। आपने इस्तीफा दे दिया, जो कि बहुत ही रेयर इवेंट होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी चुनाव को जीत पाना। आप बखूबी जानते हैं इस बात को। ऐसे में क्या बात हुई कि इतने इम्पोर्टेंट वार्ड का वार्ड पार्षद होने के बावजूद आपने इस्तीफा दे दिया? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी। बिहार की, मुजफ्फरपुर की तो आप बात ही छोड़ दो, चूँकि कई जगहों से मुझे, कई राज्यों से भी मेरे जानने वालों ने मुझे कहा कि ऐसा आज तक हम लोगों ने सुना नहीं। मेरे अपने जीवन काल में मेरे पिताजी का बहुत अहम योगदान रहा, और वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि जिस काम को तुम न कर पाओ, जैसे आप ऐसे समझो कि कोई 4 व्यक्ति एक जगह बैठे हैं, आप भी 5वें के रूप में बैठे हो, वहाँ पे कोई ऐसी बात चल रही है जो आपको नागवार गुजर रही है, तो उनका कहना होता था क्या तो आप उसका विरोध करो अगर वहाँ बैठे हो तो। अगर विरोध करने के बाद आपकी बात को वो न माने तो आप वहाँ से उठ के चले जाओ। तो मैंने पिछली बार भी 17 से 22 पार्षद रहा,
फिर जनता ने आशीर्वाद दिया अगली बार भी। लेकिन इस बार 23 में कहिए नया बोर्ड का गठन हुआ था, 23 से लेके अभी 26 तक लगातार बोर्ड की प्रोसीडिंग आप उठा के देख लोगे, चूँकि वो तो ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। मैंने हर बोर्ड की बैठक में जनहित के मुद्दे पे अपनी बातों को रखा, मजबूती से रखा, लड़ाई लड़ी। लेकिन यहाँ तक कि 3 दिन अनशन पे भी रहा मैं, मेरी तबीयत भी काफ़ी सीरियस हो गई थी, आप लोगों ने भी कवरेज दिया था उस घटनाक्रम को भी। लेकिन मैं हार गया इस मामले में कि वहाँ पे कोई ऐसे समझो कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगा अंतरात्मा में कि मैं अगर इस जगह पे कंटिन्यू करता हूँ तो मैं भी उस पाप का भागीदार बनूँगा, तो बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे के 22 महीना पहले ही चल दिया। मैं अगर कुछ मुद्दे देखूं तो बड़े ही साधारण सी बातें थी जिस पे आपने जो है वो मांग उठाया था और उसको भी नहीं पूरा किया गया आज तक। अगर मैं चाहूं तो मैं पहले जो 2 आपकी शिकायतें हैं, ट्रेड लाइसेंस विलंब शुल्क नाजायज़ तरीके से लागू किया गया, सफाई कर्मियों का बोर्ड द्वारा आप सबों की मंजूरी के बाद भी 50 रुपये नहीं बढ़ा सका। मैं इसको बार बार मैं थोड़ा जोर दे करके 50 रुपये कह रही हूँ कि कितनी मामूली रकम की बात आपने की थी और इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, सबसे पहला था ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो है नगर निगम की जो कानून है, हस्तक किताब नियमावली, उसके तहत ट्रेड लाइसेंस हर निगम क्षेत्र में आने वाले उस प्रॉपर्टी पे लगना है जो गैर आवासीय उपयोग में आ रही है। उसमें 334 प्रकार के व्यवसाय हैं, सबको लेना है। उसको बोलते हैं व्यापार अनुज्ञप्ति, ट्रेड लाइसेंस। वो कर नहीं है, और जहाँ कर नहीं होगा वहाँ फाइन भी नहीं होगा। ये भी कानून कहता है। फीस में फाइन नहीं होती है, कर में फाइन होता है। ठीक है। ट्रेड लाइसेंस 11/5/2023 को महापौर की स्टैंडिंग ने नगर आयुक्त के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा, कि ट्रेड लाइसेंस की श्रेणी एवं दर पर विचार। सर्वसम्मति से सदस्यों ने महापौर महोदया की अध्यक्षता में व्यापार अनुज्ञप्ति अधिनियम विनियम संशोधन 2023 को लागू कर दिया। अब उसमें क्या था? फाइन का प्रावधान था। अंदर कौन जानता है क्या है। और लागू हुआ और लेना भी शुरू कर दिया। 23-24, 24-25, 25-26 में करोड़ों रुपया मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों से पैसा वसूला गया। अब गौर करने वाली बात क्या है कि ये नगर निगम जो चलता है ये कानून के तहत चलता है। ठीक है। ये आप खुद पढ़ें, 423 धारा विनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन होगा। विनियम मतलब कोई भी वित्तीय फीस या टैक्स होगा उसमें बदलाव। ये डिटेल क्या कहता है इसका कि इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम जब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया गया हो तथा यह शासकीय गजट में प्रकाशित न हुआ। अब कानून तो ये कहता है कि बिहार सरकार कैबिनेट, नॉट विभाग, मतलब नगर विकास विभाग को भी पावर नहीं है। कैबिनेट से अनुमोदित होने के बाद महामहिम के द्वारा शासकीय गजट प्रकाशित, मतलब कानून बन जाए, तब आप ले सकते हैं। तो प्रश्न है मामूली सा मेरा आपसे कि भाई मुजफ्फरपुर की महापौर और उनका स्टैंडिंग बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से भी ऊंचा है, इस कानून के हिसाब से गवर्नर से भी ऊंचा है। मैंने वही उनसे, मतलब 3 साल से मैं पूछ रहा हूं कि भाई यह कानून, इसी के लिए अनशन पे भी बैठा था, पहला दूसरा मुद्दा के लिए, कि भाई कानून आपने बताया, आप मुझे ये बता दो। मैंने लिखित में 50 चिट्ठी लिखा कि भाई व्यापार अनुज्ञप्ति अधिनियम विनियम संशोधन 2023 जायज कानून है कि नाजायज कानून। आज तक जवाब नहीं दिया। तो मेरे पास उपाय नहीं रहता था बिना इस्तीफा के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो 50 रुपया हमारे स्वच्छता दूतों के बढ़ोतरी का है, जिसके लिए भी मैं अनशन पे बैठा था, 20 जनवरी 2025 को, गौर कीजिएगा डेट, एक प्रस्ताव लाती है महापौर महोदया कि स्वच्छता कर्मियों के पारिश्रमिक वृद्धि पर विचार।
तो मैंने खड़े होकर कहा महापौर महोदया से कि महापौर महोदया, सिवान नगर परिषद है, वो 634 रुपया प्रत्येक दिन की परिश्रमिक दे रहा है। हम लोग नगर निगम वाले हैं, हम लोग 519 रुपया दे रहे हैं, तो कम से कम 634 तो दें। तो जबकि परिषद से तो ज़्यादा देना चाहिए, चलो भाई परिषद के बराबर ही दें। उसके हमारे एक साथी हैं वार्ड 27 के पार्षद अजय ओझा जी, उन्होंने कहा कि संजय भाई, नगर परिषद से हम सब ऊंचा हती तो 1 रुपया बढ़ा दिल जाओ, 635 कर दिल जाओ। तो महापौर महोदया कहती हैं कि नहीं नहीं, हम आप लोग के भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन चूँकि बजट का भी मामला देखना पड़ेगा, अभी 50 रुपया ही रहने दीजिए, फिर आगे देखेंगे। हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोसीडिंग में है, गौर करने वाली बात है, प्रोसीडिंग में है, कानूनन एकदम सूचीबद्ध है। उसके बाद मैं अनशन पे भी बैठा, तो अनशन मेरा यही बोल के तुड़वाया गया कि नहीं, इस पर विचार होगा। और ये भी बात तय हुई थी कि मतलब आपको जो है जनवरी महीना से ही लागू होगा। आज तक नहीं बढ़ा, अब महीना आ गया और आज तक नहीं बढ़ा। जो हमारे आपके निशा जी घर की गंदगी साफ करते हैं, उन बच्चों की, उन माताओं के प्रति नगर निगम की यह उदासीनता है। तो आपकी हम भावना समझ रहे हैं। जब भी आपने सफाई कर्मी नहीं कहा, आपने सफाई दूत कहा, स्वच्छता दूत कहा, तो उसी से हम आपकी भावना समझ रहे हैं। चलिए हम अगले सवाल, क्योंकि आपके मुद्दे ज़्यादा हैं इसलिए हम एक एक करके बढ़ेंगे आगे, कि रोड का वर्गीकरण 2010 के बाद हुआ नहीं, जो नियम के विपरीत है, ये क्या मुद्दा है? और इसके सिलसिले में मैं देख रही हूँ बहुत सारे आवेदन जो है वो आपने फाइल में इकट्ठा करके। अभी आपका ये रोड नंबर 1 जो है, आपका ये स्टूडियो कहाँ पे है? रोड नंबर 1 जुरन छपरा जी। ये कौन से इसमें आता है मालूम है आपको? ये प्रधान मुख्य सड़क में आता है। प्रधान मुख्य सड़क का कानून क्या कहता है? सुमन सेड देयर आर सेवरल अदर्स रोड नाउ एंड सम मेन रोड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल मेन रोड अंडर द न्यू सिस्टम मोर देन 40 फुट रोड। जो 40 फीट से ऊपर होगा उसको मुख्य मार्ग कहा जाएगा। रोड बिटवीन 20 फीट एंड 40 फीट रोड विल बी कंसिडर्ड मेन रोड। 20 से 40 फीट की जो रोड होगी वह मुख्य मार्ग कहलाएगी। अदर देन 20 फीट रोड्स गली। क्या आपकी यह रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 20 फीट के अंदर है कि 40 फीट से ऊपर है? मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही, आप बताइए। चौड़ाई जो है 12-14 फीट होगी, केजरीवाल वाले की 16 हो जाएगी। 20 से तो नीचे है। 58 रुपया प्रति वर्ग फुट का टैक्स आप लोग दे रहे हो, और अगर 20 फीट के नीचे का काउंट होता अन्य में तो 18 रुपया वर्ग फीट का रेट होता। जनता के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप वर्ग जो माप है उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको टैक्स तो उस हिसाब से देना पड़ रहा है, लेकिन जो सड़क की चौड़ाई है वो उससे कम। देखिए, अब यहाँ कहने को लोग कहते हैं 5-5 बार हम विधायक रहे, उनका पंकज मार्केट रोड वो मान लो 20 फीट से 20 फीट नहीं होगा, उनका भी प्रधान मुख्य सड़क है। हमारे वार्ड 20 में धोबिया गली, एजेंट गली, साकेत गली, शीतला गली, डोमा पोखर, वार्ड 23 में इस्लामपुर से विजया बैंक तिलक मैदान रोड वाली 6 फीट की गली है, वो भी प्रधान मुख्य सड़क है। मतलब ये आपको नगर निगम मुजफ्फरपुर की सूची है प्रधान मुख्य सड़क की। इसमें जब आप 26 रोड हैं, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था ना, जूरन छपरा रोड नंबर 1, 2, 3, 4 तथा डॉक्टर बीबी ठाकुर वाली गली एवं दक्षिण वाली गली, ये सारी प्रधान मुख्य सड़क है। तो मतलब टैक्स हमको देना पड़ रहा है प्रधान मुख्य सड़क की। 52 रुपया प्रति वर्ग फीट का आप टैक्स दे रहे हैं। नियमता आपको 18 रुपया प्रति वर्ग फीट का टैक्स देना है। और इसके लिए मैंने कई बार, जैसे देखिए 16/6/2023 को मैंने पत्र लिख रखा है नगर आयुक्त महोदय को, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, चलिए। जानकारी के लिए आज इसमें और बता दूं कि पटना नगर निगम का रेट 54 रुपया प्रति वर्ग फीट है प्रधान मुख्य सड़क का, ये पटना का रेट है। मुजफ्फरपुर से भी ज़्यादा, मुजफ्फरपुर से भी ज़्यादा, मुजफ्फरपुर से मतलब पटना से ज़्यादा मुजफ्फरपुर है। और इन सभी बातों को हर फोरम पे उठाने के बाद भी कोई छोटी बातें हम लोग अगर नहीं जान पाते हैं तो किस तरह से हमारा ही जो है वो नुकसान जाता है, और हम अनजाने में समझ भी नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान। और भी कानून क्या कहता है सो देखिए, मैं आपको निशा जी कानून पढ़ा देता हूँ। देखिए, धृति का वर्गीकरण मतलब रोड का वर्गीकरण कहते हैं इसको। क्या कहता है कानून? पेज नंबर 531 में
ये कहता है कि नगर पालिकाएं ऐसे वर्गीकरण की अंतिम प्रभावी तारीख से हर एक 5 वर्षों पर नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों के वर्गीकरण को अद्यतन करेगी। प्रधान मुख्य सड़क के साथ अन्य सड़कों की ऐसी पुनरीक्षित सूची नगर विकास और आवास विभाग बिहार सरकार को भेजेगी। उसके अनुमोदन पुरांत प्रकाशित। मतलब 2010 में अगर किसी ने गलती से, अगर मान लो कि ये रोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को कर दिया प्रधान मुख्य सड़क, अगर ईमानदारी से 15 में, ईमानदारी से 20 में, ईमानदारी से 25 में अगर हुई होती तो शायद हम पर कुछ बोझ कम। आप सोचे ना, 58 रुपया का इस मकान का टैक्स आप दे रहे हो, 58 रुपया प्रति वर्ग फीट, सीधे 18 रुपया, 3 गुना से भी नीचा चला आता। अगले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को जब आपने उठाया तो कई लोगों का कहना था कि लैपटॉप वितरण तो हुआ है और साइन बोर्ड तो हुआ है, तो फिर इसको आप घोटाला कैसे कह रहे हैं? बताइए कैसे घोटाला है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। अब देखिए लैपटॉप घोटाले की कहानी। ये मैंने 25/10/24 को ही नगरायुक्त महोदय को लिख के दिया था कि लैपटॉप में घोटाला हुआ है, लेकिन उन्होंने जांच क्या की मुझे नहीं मालूम। 48,500 रुपया मैंने एक पीस, जो लैपटॉप 50 बटा है, उस क्वालिटी का, सेम रैम का, सेम कंपनी का, मैंने एक दुकानदार से कोटेशन लिया, ये आपके सामने है। एसर का ट्रेवल लाइट लैपटॉप। हाँ, इंटेल 1512, जेन 16 GB, रैम 512, SSD Win11 प्रो, बैग 3 इयर्स वारंटी, वेट अबाउट 1.8 kg, मेटेलिक फिनिश। 2024 के अक्टूबर में इसका दाम 48,500 था और निगम ने एक पीस का, और निगम ने 50 पीस खरीदा 64,145 रुपया में। भाई 16,000 रुपया किसके पॉकेट में गया, क्या यह जानने का हक मुझे नहीं है? मैंने कंप्लेन किया, बजाबते पीसी की थी, आज तक मुझे क्या जांच हुई नहीं बताया गया। 2 साल से आज तक नहीं दी गई, तो थक हार के मैंने इस्तीफा का एक कारण ये भी। साइन बोर्ड में कैसे कोई घोटाला कर सकता है, ये ज़रा समझाइए, क्योंकि साइन बोर्ड में तो घोटाले की कोई संभावना हम लोगों को नज़र नहीं। देखिए, जिस कंपनी से नगर निगम ने उसको वर्क ऑर्डर जारी करके उससे साइन बोर्ड लगवाया, उसका भुगतान किया 40,000 रुपया करीब करीब एक साइन बोर्ड का। उसी कंपनी वाले को मैंने टेलीफोन करके कहा था कि भाई एगो साइन बोर्ड, हम छपरा से बोल रहे हैं, हमको एक साइन बोर्ड लगवाना है, कितना खर्च आएगा? तो बोला सर छपरा जाके एक पीस तो नहीं लगावेंगे। तो हम बोले अच्छा गिट्टी बालू सीमेंट कितना के लगते हैं? 200-500 के लगते हैं, वो अपने लगा लें, तो बाद बाकी वो रॉड और वो सब कंप्लीट करके आप दे दीजिएगा ना। तो हाँ भैया। तो हम बोले कितना का पड़ेगा? तो 8500। हम बोले ज़्यादा लेने पर तो भैया कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने अगर बल्क में खरीदते हैं तो रेट कम होता है और 8500 से भी कम। मैंने कहा कोटेशन भेज दीजिए, उन्होंने कोटेशन बना के भेज दिया, ये 8500 का कोटेशन है। अब बताइए 8500 का माल, अगर एक पीस, चलो 8500 ही माल लें, 40,000 का भुगतान कर, 40,000 रुपये का एक साइन बोर्ड, और 50 से ऊपर साइन बोर्ड लगे तो ये 31,500 रुपया एक बोर्ड में अगर ज़्यादा लगा तो क्या महापौर महोदय या नगर आयुक्त महोदय को दर्द नहीं होना चाहिए? पैसा तो जनता के टैक्स का पैसा है ना। अगर मैंने इस मुद्दे को उठाया तो हुआ कि महापौर महोदया ने भी कहा था हम इसकी जांच करवाते हैं। क्या जांच हुई? 2 साल में कुछ पता नहीं। चलिए, गुदरी अघोरिया बाजार और बहलखाना के जर्जर भवन का निपटारा, ये क्या मामला है और इसके लिए आपने कब अप्लाई? पिछले साल मार्च में हम लोग का हर साल निगम में बजट पास होता है, तो बजट में पिछले साल एक प्रावधान था कि 26% राशि, 650 करोड़ रुपया का बजट, उसका 26%, गौर कीजिएगा निशा जी, अमाउंट वो गरीबों के उन्मूल विकास के लिए खर्च हो। तो मैंने महापौर महोदया से और नगर आयुक्त महोदय से, तमाम सदस्यों से एक गुजारिश की थी कि हमारे शहर में निगम के 3 जर्जर भवन है जिसमें हमारे स्वच्छता दूत ही रहते हैं। एक अघोरिया बाजार पे, याद होगा आपको, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में, एक बहलखाना में अंदर, और एक बहलखाना के रोड के बाएं साइड। और आप लोग भी हमेशा न्यूज़ कवर करते हो, कई बार छज्जा गिरता है उनका, ये रिपोर्ट आप लोग, ठीक है, बारिश में परेशान होते हैं। जी हाँ। तो मैंने उन लोगों से बजट की बैठक में यह प्रार्थना की थी कि हम लोग आज एक प्रण लें कि अगला बजट जब पास हो
उसके पहले कम से कम भूमि पूजन हो जाना चाहिए, चूँकि राशि 612 करोड़ का 26% मामूली है। मीटिंग कब हुई थी जिस मीटिंग की बात? पिछले साल मार्च में, ठीक है, 2025 के मार्च में। आज तक एक मतलब जैसे कि उस पर क्या प्रक्रिया चल रही है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो गरीब मर जाए, एकाएक बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, लाशें गिन लेगी सरकार, 5 लाख रुपया या 4.5 लाख का मुआवजा दे देगी, वो मंजूर है। आपने एक शिकायत और भी की है कि मीटिंग नहीं होता है किसी भी समस्या को लेकर काफ़ी लंबे समय तक। तो ये तो आप जो मीटिंग गिनवा रहे हैं पिछले साल की, उसके बाद कितनी बार हुआ या कितनी बार नहीं? देखिए 13 जनवरी 2023 को इस टेन्योर का शपथ ग्रहण हुआ था और पहली बोर्ड की बैठक 31 जनवरी को हुई थी। नगर निगम जो ये किताब है ये कहती है कि बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह होनी चाहिए और स्टैंडिंग की बैठक 15 दिन में। मेरे जवाब से ज़्यादा बेहतर होगा कि जब आप निगम में जाके ऑफिस में पता करेंगे तो 2023, 24, 25 36 महीना और अभी 2 महीना 38 महीना, मार्च का 1 महीना चल ही रहा है। 38 महीना में 38 बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, 18 भी नहीं हुई है, आधी भी नहीं हुई है, आधी छोड़ दीजिए तिहाई भी नहीं हुई है। अब बताइए। धर्मशिला देवी, इनका क्या मामला है? इसने आपको क्षुब्ध किया है जैसा कि हम देख रहे हैं आपके एप्लीकेशन में, इसमें क्या मामला? देखिए हमारे नगर निगम में एक संस्कृति है कि कोई भी वर्तमान पार्षद या पूर्व पार्षद अगर उनका निधन हो जाता है, चाहे निधन का कारण जो भी हो, तो नगर आयुक्त का दायित्व बनता है कि वो एक शोक सभा का आयोजन नगर निगम परिसर में करवावे, और ऐसा होता आ रहा है। 15 फरवरी को धर्मशिला देवी जी जो उनके अभी 2026 15 फरवरी को उनका निधन होता है। मुझे भी, चूँकि वो गांव में रहती थी, मुझे भी सूचना लेट से मिली। उनके दामाद संतोष महाराज जी भी पार्षद रहे हैं 25 के, उन्होंने मुझे मैसेज दिया था। मैंने 22 फरवरी को मैंने नगर आयुक्त महोदय के सरकारी मोबाइल नंबर 74 88 55 21 20 पर 10:39 पर मैसेज भेजा धर्मशिला देवी जी के निधन का फ़ोटो के साथ कि सर ये पूर्व वार्ड पार्षद रही हैं, वार्ड 25 की, इनका निधन हो गया है और इनके लिए एक शोक सभा आयोजन करने की कृपा करें। ऐसा पूर्व में होता आ रहा है सर के द्वारा, इसीलिए आपसे गुजारिश है। मतलब कराना तो दूर, जवाब तक देना नगर आयुक्त मुनासिब नहीं समझे। ये वो नगर आयुक्त हैं, जब 2 महीना पहले ज्वाइन किए थे तो आपने भी शायद उनका बाइट लिया होगा, तो उन्होंने कहा था कि मतलब अब मुजफ्फरपुर की निगम क्षेत्र की जनता को कोई तकलीफ़ होगी तो मेरे सरकारी मोबाइल नंबर पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगी और मैं उसको दूर करूंगा। तो जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जब पार्षद की बात आप नहीं सुनते हो, जवाब नहीं देते हो, जनता की बात क्या सुनोगे? मास कम्युनिकेशन में जब कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताया जाता है तो कम्युनिकेशन के बारे में कहते हैं कि जब तक जो कहने वाला है और जो सुनने वाला है उसके पास से रिस्पांस ना आए तब तक कम्युनिकेशन का जो है वो पूरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता, और जाहिर सी बात है कि इसने आपको क्षुब्ध किया। अब जब आपने नगर तक की बात उठा ही दी है तो मैं पूछना चाहूँगी कि हमारा शहर भी जो है वो स्मार्ट सिटी, जी इसमें मुद्दा जैसे बहुत अहम छूट गया जो हमारे नगर विधायक जी ने भी सदन में उठाया था, दागी एजेंसी को। मतलब ये दागी एजेंसी का मसला ये है कि 2020 में 3 एजेंसी बहाल होती है जिनको 2 साल का कार्यकाल का अनुबंध किया गया था। 2022 में जब उनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था तो अनुबंध के शर्तों में ही एक उल्लेख था कि बेहतर कार्य पर इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो 2023 तक इनको एक्सटेंशन दे दिया गया था। उसी बीच ऑडिट की रिपोर्ट आती है कि 1 महीने में हाजिरी घोटाला 10,46,000 रुपया ऑडिट के द्वारा पकड़ा गया। उस ऑडिट के द्वारा पकड़ने के हाजिरी घोटाला कैसे होता है? जैसे मैडम होता क्या है निशा जी कि हम लोग जो भी समिति, ये जो कर्मियों को भी जो लेते हैं ड्यूटी, तो 26 दिन का,
तो 26 दिन हाजिरी बनेगी तो 26 दिन का भुगतान होगा, और अगर 20 दिन ड्यूटी करेगा तब तो 20 ही दिन का भुगतान देगा। इन लोगों ने एक टैब में मैनेजमेंट करके, जैसे स्टाफ खटा 12 दिन तो उसको तो ये भुगतान करेंगे 12 दिन का, और निगम में ये एक सेटिंग करके 12 को 26 करवा लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हाजिरी में भी घोटाला होता है। जी, ये मैंने नहीं पकड़ा था, ये बिहार सरकार के ऑडिट ने पकड़ा था, महालेखा की टीम ने। इस पर नगर आयुक्त ने तीनों एजेंसियों को सो कॉज नोटिस किया। गौर करने की बात है, उसका एक आपको ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 8/8/23 को नगर आयुक्त एक एजेंडा लाते हैं, ये देखिएगा, नगर आयुक्त द्वारा लाए गए प्रस्ताव। ये भी स्टैंडिंग की बैठक है, बोर्ड की नहीं, कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी का कार्यकाल सितंबर 2023 में पूर्ण होने के फलस्वरूप एजेंसी की नियुक्ति हेतु निविदा कराए जाने पर विचार। ये ला रहे हैं निविदा कराने के लिए। अब यहाँ पे माननीय स्टैंडिंग के सदस्य राजीव कुमार जी, अभिमन्यु जी, कन्हैया जी संयुक्त रूप से कहते हैं कि मानसून की विभीषिका एवं आगामी दशहरा, दीपावली, सूर्याष्टमी व्रत को देखते हुए 6 महीने का विस्तार दिया जाए। अब यहाँ गौर करने की चीज़ है कि 8/8 को ये बैठक हो रही है और 30 सितंबर को कार्यकाल पूरा होगा, मतलब 53 कार्य दिवस बचे हुए हैं। क्या नगर निगम प्रशासन इतना निकम्मा है कि 53 दिन में को टेंडर नहीं करा सकता है जो 6 महीने का विस्तार देना है? अब आइए, ये प्रोसीडिंग है मैडम, देखिए सबूत क्या है, खुद ही का घोटाला किया हुआ, खुद ही का सबूत। नगर आयुक्त कहते हैं कि मानव बल आपूर्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी एकरारनामा के नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं उनकी कार्यशैली भी संतोषप्रद नहीं है। इसके लिए उन्हें स्मारक पत्र, नोटिस, कारण परीक्षा भी की गई है, मतलब सो कॉज किया गया है। मानव बल आपूर्ति एजेंसी का कार्यकाल पिछले साल खत्म होने के बाद 1 साल का विस्तार भी दिया जा चुका है, जो अगले माह सितंबर 23 में समाप्त हो रहा है। इसीलिए इनकी नई निविदा प्रक्रिया वित्त विभाग के नए नियम के आधार पर कराया जाना उचित होगा। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न आपका निशा जी हो सकता है, नए वित्त विभाग का नियम क्या है? तो देखिए 22 में उसका कार्यकाल जब कंप्लीट हो रहा था तो 1 साल का विस्तारीकरण दिया गया 23 सितंबर तक, और उसमें भी 6 महीना ऐड करना चाहते थे। अब यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। अब 23 सितंबर तक हम लोग के हिंदुस्तान में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस समय जब 22 में 23 का बढ़ोतरी दिया गया 23 तक, तो वित्तीय नियम पुराने थे। वो क्या थे ये आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। 1% का, और 1 अप्रैल 2023 से नए वित्तीय नियम क्या हो गए 3.2%। तो चूंकि यह विस्तारीकरण जो 1 साल का दिया गया था वो तो 2022 के अक्टूबर में दिया गया था, तो उस पे नए वित्तीय नियम नहीं लागू होंगे। लेकिन जब आप 8 अगस्त को 2023 को जब आप निर्णय लोगे कि 6 महीने के विस्तारीकरण का, तब तो 1 अप्रैल के बाद वाला नियम लागू हो जाएगा। तो यही नगर आयुक्त समझा रहे हैं महापौर को, स्टैंडिंग को, कि नए वित्तीय नियम के आधार पे भी करना उचित नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आदेश, माननीय महापौर द्वारा नगर आयुक्त को बताया गया कि सफाई व्यवस्था एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए एजेंसी को 6 माह का विस्तार दिया जाए। मेरा ये कहना है, महापौर उनकी स्टैंडिंग ने नियम की धज्जियाँ तो उड़ाई, अगर उनका कोई स्वार्थ नहीं था तो क्या नए टेंडर नहीं कराए जा सकते थे? चलिए, आपने इतनी सारी बातें कही तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार मैं चाहूँगी कि जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है हमारा शहर, इससे आप कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं, या फिर अगर असंतुष्ट हैं तो किन? स्मार्ट सिटी एक ऑर्गेनाइज करप्शन का एक संस्था है। ऑर्गेनाइज कैसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइज करप्शन? 900 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए आया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपका चैनल आज मुजफ्फरपुर के हर जगह पे देखा जाता है, हर मोबाइल पे है। आप 900 करोड़ में 90 करोड़ का कोई ऐसा काम भी गुणवत्तापूर्ण वाला बता दीजिए। मरीन ड्राइव तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना, लोगों को देख के खुशी हो। मैं तो चाहूँगा कि अभी निशा जी आप
खुद भी चले जाएं या अपने किसी कैमरेमैन को भेज दें। जो सीमेंटेड कुर्सियां बनी है बैठने के लिए वो भी टूट गई हैं। अभी तो उन्होंने एमएमसी को हैंड ओवर नहीं किया है, अभी हैंड ओवर नहीं किया, टूट गई। गली गली में हम देख रहे हैं कि आए दिन नाले का काम होता रहता है, फिर भी आप लोग सीवरेज का मुद्दा उठाते हैं, क्या मामला है? सीवरेज 323 करोड़ रुपए का, मतलब शुद्ध रूप से बिहार का पैसा गुजरात चला गया। अच्छा, कैसे गुजरात चला गया? गुजरात की कंपनी है तो गुजरात ही गया ना। सोचिए कि वैसी कंपनी है जो जैसे समाहरणालय के मुख्य द्वार पे आप हमारे तिरहुत कमिश्नर साहब का ऑफिस है, लोग आम जन से लेके अपराधी से लेके हर कोई डीएम कमिश्नर एसपी साहब से लोग डरते हैं, भाई बड़े पदाधिकारी हैं, अगर गलत है तो। ये सोचिए कि ऐसी कंपनी है कि इसने कमिश्नर साहब के गेट के सामने जो काम किया है, 2 बार तो सड़क धंस गई जी, बिल्कुल इसका प्रभाव, टैंकर पलट गया। तो सोचिए कि गुजरात का अगर बर्दाश्त न हो, अगर बर्दाश्त न हो तो डर होता, चूँकि बर्दाश्त है इसीलिए डर नहीं है। चलिए, आप इतने आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जो उच्च पदों पर है जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने जितनी बातें कही साक्ष्य के साथ आपको बताया, आप ही कह रहे हो। और आपका भी 2-2 बार न्यूज़ मैंने देखा था जब दोनों बार रोड धंसी थी, तो अब कैसे धंसी, जांच आज तक हुआ क्या? अगर आप उच्च पद पर होते, या तो महापौर होते, नगर विधायक होते, या ऐसे पद पर होते कि आप इसमें कुछ सुधार कर सकते, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि अब इस स्थिति में चला गया कि बहुत सुधार नहीं किया जा सकता है, आप क्या कहेंगे? क्या सचमुच में इतनी बुरी स्थिति हो गई कि आपको यहाँ से रिवर्स गियर नहीं लगा सकते हम, या फिर आपको लगता है कि समाधान अभी? हर व्यक्ति जो है हमारे समाज में, हर मतलब जैसे मैं उसको यूँ कहूँ कि हर जात में अच्छे व्यक्ति हैं, हर अच्छा व्यक्ति किसी न किसी जात का है, हर समाज में अच्छे व्यक्ति हैं और हर अच्छा व्यक्ति किसी न किसी समाज से बिलोंग करता है। आप में इच्छा शक्ति होगी। आप यह बताइए, आज से 20 साल 25 साल पहले क्या निशा जी को मम्मी पापा या आदेश देते कि बेटी तुम जैसे कि न्यूज़ चैनल में एंकर का काम करो, कहते? आज के ज़माने में एक बिटिया घर से बाहर निकल के आके इस काम को अंजाम बखूबी दे रही है। आपकी अपनी इच्छा शक्ति थी, आपके माता पिता का आप पे ट्रस्ट था, तो आप इस काम को कर रही हैं। चेयर कभी बेईमान नहीं होती है, व्यक्ति बेईमान होता है, व्यक्ति करप्टेड होता है। चेयर पे इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति बैठ जाएगा। वैसे ही एक टीएन सेशन आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त, कई चुनाव आयुक्त आए, आज भी आते जा रहे हैं। हम लोग टीएन सेशन का नाम क्यों जानते हैं? ये जानते हैं, क्यों जानते हैं? इसलिए कि एक इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ऐसा आया जिसमें बिहार में बूथ लूट को ख़त्म कर दिया। चुनाव आने के साथ होता था इस बार कितना मरेगा, इस बार कितना बूथ लुटाएगा। टीएन सेशन ने वो कहानी पलट दी थी कि नहीं? नीतीश कुमार जी 2005 में आए थे, उसके पहले क्या आप और हम कल्पना कर सकते थे कि बिहार से क्राइम खत्म हो जाएगा? इच्छा शक्ति थी उस व्यक्ति की कि उसने क्राइम को खत्म कर दिया, अपहरण उद्योग को खत्म कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, कोई भी जो पद पर है भी, संजय केजरीवाल इज द नॉट मैटर है कि आप जिस पद के लिए चुने जाते हो, आप में इच्छा शक्ति होगी, आप में ईमानदारी होगी, आप में कर्तव्य परायणता होगी, तो आप काम करके दिखा दोगे, कोई माइकला रोक नहीं सकता। तो ये तमाम बातें संजय केजरीवाल जी ने अपने तरफ से रखी, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उनकी आदत रही है समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए, वो आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन हाँ, इच्छा शक्ति, इस पर उन्होंने ज़रूर एक बड़ा जो है वो सवाल खड़ा किया है कि अगर किसी के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो जिस भी पद पर है, जहाँ पर भी है, वो अपनी जिम्मेदारी अगर सही से उठाए तो शायद जनता को इतनी परेशानी नहीं होगी। और जितने सारे तमाम बातों को आपने हमारे समक्ष आज रखा है, जिससे कि हम भी अवगत नहीं थे, इसके लिए बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, और आपके फर्स्ट लुक बिहार चैनल का बहुत बहुत आभार। एक सवाल जो रह गया है, मैं अब जाते जाते पूछ लेती हूँ आपसे कि अब आगे का प्लान क्या है? हिंदुस्तान में जब तक चुनावी प्रक्रिया ईमानदार नहीं होगी, ईमानदार नेता पैदा नहीं होंगे। जब तक चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव कराने के प्रति कटिबद्ध नहीं हो, जब तक जनता बिना किसी लालच स्वार्थ के वोट देने के लिए कटिबद्ध नहीं हो, तब तक संजय केजरीवाल कोई भी राजनीतिक
पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि आपने पूरे तरह से जो चुनाव की जो पद्धति है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाया है और अपेक्षा है कि आने वाले समय में ये जो उसका निशा जी देखिए लॉजिक है, पूंजी लगा के आप कोई काम करोगे स्वाभाविक है कमाओगे। आज चुनावी प्रक्रिया क्या है, पहले हम लोग सुनते थे 50,000 रुपया में विधायक का चुनाव लोग लड़ के जीत गए, आज जो है 10 करोड़ रुपया भी कम पड़ जाता है। तो भाई 10 करोड़ रुपया 5 साल के लिए पूंजी लगाओगे, 40,000 रुपये के तनख्वाह के लिए 5 लाख रुपया साल का तनख्वाह मिलेगा तो 25 लाख ना हुआ 5 साल में, तो 10 करोड़ लगा के 25 लाख कौन माँ बाप देगा पूंजी। तो इसका मतलब है 5 साल हमको नोट कमाना है। सांसद की वही स्थिति है, पार्षद की वही स्थिति है, महापौर की वही स्थिति है। तो जब तक चुनावी प्रक्रिया ईमानदार नहीं होगी जनता का भला नहीं हो सकता है। अब ना भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो भ्रष्टाचार खत्म करना है तो चुनावी प्रक्रिया को जो है वो और ज़्यादा पारदर्शी बनाना होगा, ये है संजय केजरीवाल का कहना। और इसी के साथ इस चर्चा को अभी हम देते हैं विराम। आपका क्या ओपिनियन है और जितनी भी बातें आपने सुनी आपके क्या मंतव्य हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।